हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 10 एनसीईआरटी का जो अध्याय 1 है यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। मतलब जितने भी एनसीईआरटी के एंड में क्वेश्चंस दिए गए हैं अभ्यास के, उन सभी प्रश्नों को हम समझेंगे, उनके उत्तरों को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, एक अभिक्रिया दी गई है, लेड ऑक्साइड प्लस में कार्बन, लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर जो ये ओ है ये कैपिटल ओ है। ठीक, तो यहाँ पर हमें पहले ए बी सी डी में 4 अलग अलग कथन दिए गए हैं, एक एक करके इनकी बात करते हैं। पार्ट ए में बोला गया है सीसा अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। ठीक है ना, ये बात तो गलत है, सीसा थोड़ी अपचयित हो रहा है, बल्कि शीशे का ऑक्साइड यानी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। मतलब ये जो है ना ये सही है और ये गलत है। ठीक, क्यों? देखो, अपचयित होने का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड था और यहाँ पे लेड बचा, तो मतलब क्या है कि लेड ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन देखो यहाँ पर है इसके साथ, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन हट चुका है, अलग हो चुका है। तो मतलब लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, यानी कि लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है, ना कि लेड। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना होता है लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो यहाँ पे लेड है ही नहीं, लेड का ऑक्साइड है, तो लेड का ऑक्साइड ही तो अपचयित होगा। ठीक है, अच्छा बी पार्ट में क्या बोला गया, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना। तो देखो यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे कार्बन का ऑक्साइड आ गया, इधर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो कार्बन का उपचयन हुआ है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब ये ठीक है और ये असत्य है। ठीक है, तो हमसे पूछा था यहाँ पे कौन सा असत्य है। ठीक है, तो हम कहेंगे पार्ट ए असत्य है और पार्ट बी असत्य है, यानी कि ए और बी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एवं बी। ठीक है, इसी तरह से जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक अभिक्रिया दी गई है और पूछा गया ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एल्युमिनियम है ये अधिक अभिक्रियाशील है आयरन से, तो ये आयरन के ऑक्साइड में से, ठीक है ना, आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। देखो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आयरन बैठा हुआ था मजे में, एल्युमिनियम आया और एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ खुद जगह ले ली और आयरन को लात मार के भगा दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाओ। तो जाहिर सी बात है यार, हाइड्रोजन गैस और आयरन का क्लोराइड बनता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये अभिक्रिया तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है सारी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। इसमें बोला गया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक अभिक्रिया हुई Fe + H2O, Fe3O4 और H2, तो ये एक अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे आपको तीर के लेफ्ट में दिख रहे हैं जैसे कि Fe और H2O, ये अभिकारक हैं, और जो बना है तीर के बाद Fe3O4 और H2, ये उत्पाद हैं। ठीक है, यानी कि ये अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट हैं और ये उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट हैं। तो रासायनिक समीकरण संतुलित तब होती है जब, जैसे यहाँ पे Fe1 है और यहाँ पर 3 है, जब दोनों तरफ बराबर हो जाए। यहाँ पे H2 है और यहाँ पे, ठीक है, H2 है, यहाँ पे O1 है और यहाँ पे O1 नहीं है, तो मतलब क्या है कि ये बैलेंस नहीं है अभी। जब प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जितनी इधर है उतनी ही इधर होगी, तभी हम कहेंगे कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर वो संतुलित नहीं है तो उसे बोलेंगे असंतुलित या फिर कंकाली समीकरण भी बोला जाता है। तो मतलब कंकाली समीकरण मतलब इसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों की बराबर ना हो तो कंकाली समीकरण है, और अगर बराबर हो तो वो संतुलित समीकरण है। ठीक है, अब जैसे इसको संतुलित करने के लिए, ठीक है, अभी संतुलित कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो इसको संतुलित कर दिया गया, तो यहाँ पर Fe कितने हो गए 3 और यहाँ पर कितने हो गए 3, तो जो यहाँ पे तत्व है आयरन
उसके परमाणु बराबर बराबर हो गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 गुणा में 2 इस तरह से निकालोगे, 4 दूनी 8, H 8 है, तो यहाँ पर भी देखो 4 गुणा में 2 8, H 8 है, तो H भी बराबर बराबर हो गए। ऑक्सीजन देखो ये 1 है और ये 4 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि जो 4 आपने सामने लिखा संतुलित करने के लिए सबको ही गुणा करेगा, तो 4 गुणा 1 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 4, तो ऑक्सीजन के प्रत्येक लेफ्ट में और राइट में परमाणु क्या है बराबर है। तो मतलब इसको हम बोलेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एक और बात पूछी थी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है। तो इसका सीधा सा जवाब है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण रासायनिक समीकरण का संतुलन आवश्यक है। ठीक है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान का ना तो विनाश कर सकते हैं, ना ही उसे नया बनाया जा सकता है किसी भी रासायनिक समीकरण में, है ना। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, यानी जितना द्रव्यमान पहले था उतना ही बाद में होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे अगर ये रासायनिक समीकरण ऐसे ही छोड़ देंगे, हम संतुलित नहीं करेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर तो एक Fe था लेकिन यहाँ पे 3 Fe आ गए, मतलब Fe का निर्माण हो गया, ये तो गलत हो जाएगी बात, है ना। और इसी तरह से कुछ चीज़ें अगर कम हो गई तो लगेगा कि उनका विनाश हो गया, तो वो भी गलत हो जाएगी बात। ठीक है, तो इसीलिए बराबर बराबर करना जरूरी होता है, ताकि जो द्रव्यमान का संरक्षण नियम है उसके मुताबिक ही बात हो सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं सब बेसिक टू एडवांस लेवल पे एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने। ठीक है, आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे हर चैप्टर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एनसीईआरटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब मैंने अच्छे समझाया हुआ है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, अगर आपके यहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। AK स्टडी ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, इन जस्ट 599। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट साइंस क्लास 10th की मिल रही होगी। फिर से बोल रहा हूँ, आपको प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। जो प्रश्न संख्या 5 है इसमें बोला गया है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या बोला गया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो पहले इसकी समीकरण कैसे लिखेंगे, देखो नाइट्रोजन गैस है तो यानी N2, हाइड्रोजन यानी H2 के साथ, ठीक है, रिएक्ट करेगा और NH3 बनाएगा यानी कि अमोनिया बनाएगा। ठीक है, अभी ये असंतुलित है। असंतुलित क्यों है, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पे N 2 बार है लेकिन यहाँ पर तो एक ही है ना, तो बराबर बराबर नहीं, असंतुलित है। तो असंतुलित करने के लिए या तो आप तीर एंड तुक्का लगाओ, मतलब कि हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, उससे हो जाता है। ठीक है, या फिर अभी एक थोड़ा और अच्छा तरीका है मैं बताऊंगा, पहले यहाँ देखो। तो संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, जिस भी नंबर से गुणा करोगे पहली बात तो सामने यहाँ पे लिखोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं यहाँ पे सीधा गुणा करने लग जाओ, इसके नीचे वाले नंबर को बदल दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर H2 है, यहाँ पे H3 है। ठीक है, तो एक काम करो, अगर मैं इधर 3 से गुणा कर दूं तो 3 गुणा में 2 यानी 6H हो जाएंगे, और इधर अगर 2 से गुणा कर दूं तो 2 गुणा में 3 यानी यहाँ से H 6 हो गए, तो H बैलेंस हो गया। अच्छा, N यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, मतलब मुझे क्या करना है, बैलेंस करने के लिए सिर्फ यहाँ पर 3 लिख देना और यहाँ पे 2 लिख देना। वही मैंने देखो यहाँ पे किया, यहाँ 3 लिख दिया है और यहाँ पे 2 लिख दिया है। ठीक है, तो अब ये संतुलित हो गया, आप चाहे चेक कर लो। ठीक है, 2N यहाँ पर 2 है, 3 गुणा में 2 6H, 2 गुणा में 3 यानी 6H। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, तो या तो आप ऐसे तुक्के लगाओ या फिर आप एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा तरीका याद रखो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अगर आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना है तो सरल तरीका ये है कि आप सबसे पहले धातुओं को संतुलित करना। सबसे पहले किसको संतुलित करना है, धातुओं को संतुलित करना। ठीक है, उसके बाद अधातुओं को संतुलित करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हैं। और जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो अधातु हैं वो संतुलित हो जाएं तो फिर से आपको एक बार चेक करना है, कहीं इनको बैलेंस करने के चक्कर में धातुओं का तो फिर से संतुलन खराब नहीं हो गया। अगर नहीं हुआ है, ठीक है, तो ठीक आगे बढ़ जाना, नहीं तो वापस से उनको संतुलित करके फिर यहाँ पे आना और फिर अगले स्टेप पे जाना और अंत में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही संतुलित करना। ठीक है, देखो यहाँ पे
याद रखना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अधातु ही हैं, लेकिन जो बाकी के अधातु हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पहले करना, तो जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब कोई ऐसा रूल नहीं है कि यही फिक्स है, लेकिन ऐसा करोगे तो जल्दी हो जाता है प्रश्न। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो पार्ट ए तो हो चुका है, पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब H2S, वायु में दहन कर रहे हैं मतलब जब भी वायु में दहन करोगे मतलब ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट करना है, याद रखना। ठीक है, इनका दहन करने पे क्या बनता है, पानी यानी कि H2O और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सबसे पहले धातुओं को बैलेंस करें, तो यहाँ पर तो धातु नज़र ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, हाइड्रोजन भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है, सब अधातु ही हैं। ठीक है, तो मतलब धातु वाला कॉन्सेप्ट तो अभी हटाओ, यहाँ पे धातु है ही नहीं। जब धातु वाली बात खत्म तो अब क्या करना है, अधातुओं को संतुलित करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एक ही चीज़ दिख रही है, सल्फर। तो सल्फर को पहले बैलेंस करते हैं, लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि सल्फर तो पहले से बैलेंस है। सल्फर देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, पहले से बैलेंस है। अब सल्फर के बाद बचता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनमें से किसी को भी पहले कर लो। चलो मैं ऑक्सीजन को पहले करता हूँ, देखते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो देखो बैलेंस ही है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, H2 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, O2 यानी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 मिला के 3 हो गए टोटल। ठीक है ना, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, O2 यहाँ पर, तो 2 और 1 3 हो गए O। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है और इधर क्या होगा, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पे 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ। अगर देखो 2 गुणा में 1 2, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 है और 2 गुणा में 1 यानी कि 2, तो यानी कि यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए। और ये जो 2 था ना, इसको भी अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये 2 गुणा 2 4 हो गए। अब लग रहा है कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है ना, लेकिन बाकी चीज़ें हिल गई हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, पहले बैलेंस थे 2 2, लेकिन अब क्या हो गया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर तो 2 ही है, तो इसको फिर 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इतना करोगे अब सल्फर बिगड़ जाएगा, क्योंकि अब ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन को नहीं सल्फर को भी गुणा करेगा। तो सल्फर कितने हो गए, 2, जबकि यहाँ पर तो 1 है। अब जैसे ही यहाँ पर सल्फर 2 बनाओगे तो अब सल्फर तो 2 और 2 बैलेंस हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन बिगड़ जाएगा। कैसे, 2 गुणा में 2 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर 2 6 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन 6 हो गए। तो वापस से इस 2 को क्या कर दो, 3 कर दो। अब देख लो चाहे 3 गुणा में 2 यानी 6 हो गया। तो मतलब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आएगा। समझ में आ गई बात। तो इसीलिए इसको इस तरीके से बैलेंस किया गया है। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, याद रखना। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड होगा, कुछ गलतियाँ होंगी फिर उनको सही करना पड़ेगा। अब जैसे सी पार्ट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा वो तरीका। सी की बात करते हैं। पार्ट सी में क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये है कि आपको रासायनिक समीकरण लिखने आने चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 था ना, खास करके चैप्टर नंबर 3 जो है उसका लेक्चर यूट्यूब पे है, आप वो देख लेना, आपको ये बनाने आ जाएंगे। ठीक है ना, क्लास 9th की, क्लास 10th की बात नहीं कर रहा। ठीक है, वहाँ पे मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया हुआ है। चलिए, एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 थ्राइस, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 के साथ अभिक्रिया करता है। क्या क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 बनाता है एवं बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 बनाता है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब आप बात करते हैं सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर आपको कम टाइम में करना है तो सबसे पहले धातुओं को बैलेंस करो। ठीक है, तो सबसे पहले धातु कौन कौन है यहाँ पे, एल्युमिनियम धातु है और बेरियम धातु है, ये दोनों धातु होते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, Ba1 है, Ba1 है, तो बेरियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, एल्युमिनियम यहाँ पे Al2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो मतलब एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है। तो पहले धातु को बैलेंस करेंगे। तो इधर तो 2 पहले से है, यानी कि इधर भी अगर मैं इधर 2 लगा दूँ तो Al2 हो जाएगा। तो इसीलिए देखो Al की तरफ मैंने 2 लगा दिया। अब ज़रा ध्यान से देखो कि धातु बैलेंस हो गए क्या, हाँ, बेरियम पहले से बैलेंस था। ठीक है, Al2 था, इसको 2 से गुणा किया, 2Al हो गए, 2Al हो गए, ये भी बैलेंस हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बैलेंस हो गया। ठीक, अब जब धातु बैलेंस हो जाते हैं तो हम अधातुओं पे आते हैं।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी के जो बच रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन तो खैर है ही नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भूल जाओ। बाकी क्या बच रहा है, क्लोरीन बच रहा है और सल्फर बच रहा है। ठीक है, तो सल्फर और क्लोरीन बच रहे हैं, किसी एक को पकड़ लो यहाँ पर देखो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की तो Cl2 है, और जबकि इधर Cl3 था, 2 ने इसको भी तो गुणा किया होगा, तो 2 3 6 Cl हो गए, 6 Cl हो गए ना। तो एक बात बताओ, इधर 6 Cl है ना, 3 ये रहा, 2 ये रहा, 2 गुणा 3 6 Cl है जबकि इधर Cl2 है। अब मैं 2 को किससे गुणा कर दूं कि इधर भी 6 हो जाए, 3 से। लेकिन 3 से गुणा करने का मतलब ये नहीं कि यहाँ 3 से गुणा कर दोगे, गुणा तो आपको यहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, यही नियम है, पूरे कंपाउंड को ही गुणा करोगे ना। ठीक है, तो यानी कि इधर फिर से 3 आ गया। अब जैसे यहाँ पर 3 आया तो 3 गुणा में 2 6 Cl हो गए, और यहाँ पर भी 2 गुणा में 3 6 Cl थे, Cl तो बैलेंस हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम भी बैलेंस्ड है, यहाँ पर 2 एल्युमिनियम और यहाँ पर 2, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, हमेशा पहले आपको धातु को चेक करते रहना है। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो, मैंने कहा जैसे आप इसको बैलेंस करने जाते हो फिर घूम के आना है और देखना है कहीं कोई धातु तो अनबैलेंस नहीं हो गया। तो यहाँ पे देखोगे तो एल्युमिनियम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन Ba बेचारा अनबैलेंस्ड हो गया। कैसे, पहले Ba1 और Ba1 था, ठीक था, लेकिन जैसे ही आपने इसको 3 से गुणा किया, अब 3 Ba भी तो हो गए, तो 3 Ba हो गए, जबकि इधर तो 1 ही है। तो फिर से पहले धातु को ही बैलेंस करना है, धातु पे अब जाना ही मत। तो यानी कि पहले इसको भी अब 3 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब जैसे ही यहाँ पर 3 लिखा, अगली लाइन में देखो, अब यहाँ पर ये 3 हुआ ना। अब देखो जरा ध्यान से, 3 Ba है, 3 Ba है, बैलेंस्ड है। ठीक है, 2 Al है, Al2 यानी कि दोनों बैलेंस हैं। ठीक है, क्लोरीन 3 गुणा में 2 6 है, और क्लोरीन 2 गुणा में 3 6 है, बैलेंस्ड है। कौन बच गया, अभी सल्फर बचा हुआ है। सल्फर कितने हैं साहब, इधर देखो, यहाँ पे S बाहर, ब्रैकेट के बाहर का मतलब है ये सबके लिए 3, तो बाहर 3 लिखा हुआ है, यानी S3 है। और यहाँ पे देखोगे तो 3 गुणा में S यानी S3 है, ये भी बैलेंस है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इसमें है नहीं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे O4 के आगे 3 है, तो 4 3 जा 4 गुणा में 3 4 3 12, यानी 12 O हैं। और यहाँ पर कितने हैं देखो, 3 गुणा में 4 यानी कि 12 O हैं, तो ये बैलेंस्ड है। अब देखोगे तो सब कुछ ही बैलेंस हो गया। समझ में आई बात। इसी तरह से डी पार्ट में आ जाओ। डी पार्ट में कह रहा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम धातु है, जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया कर रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH और H2 गैस ये बनाती है। तो इसको तो आराम से बैलेंस कर लोगे। पहले धातु देखो, धातु यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम तो पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, पोटेशियम पहले से ही बैलेंस है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन भी देखो, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, बैलेंस है। H बच गया ना, H देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे, 3 हैं, और यहाँ पे H कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो एक काम करो, इसको 2 से गुणा कर दोगे तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करोगे तो H कितने हो जाएंगे, 4, और उधर H 3 थे, तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 गुणा में 1 H 2 H हो गए, और ये 2 H 4 H हो गए। लेकिन अब इससे क्या बिगड़ गया, पोटेशियम बिगड़ गया। पोटेशियम देखो यहाँ 2 हो गए ना, तो यहाँ पे आप पोटेशियम को भी 2 से गुणा कर दो, तो 2 से इसको 2 से इसको 2 से इसको करोगे, फिर देखना सब बैलेंस हो गया, सारे बराबर बराबर हो गए। ठीक है, अब ये जो बैलेंसिंग है ना, शुरुआत में कठिन लगती है, याद रखना, तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। जो ये समीकरण को संतुलित करना है ना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करो। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले क्या है, HNO3 CaOH ट्वाइस। ठीक है, याद रखना, ये जो H के नीचे 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, CnO3 ट्वाइस और H2O बनता है। ठीक है, तो इसको कैसे संतुलित करोगे भाई साहब, तो पहले आप करोगे धातु को, है ना। धातु कौन है, कैल्शियम, कैल्शियम धातु है, तो कैल्शियम तो पहले से ही Ca बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा क्या बच गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, नाइट्रोजन बच गया। तो N यहाँ पर 1 है, यहाँ पे N कितने हैं, 2। तो पहले यहाँ पर N 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें आपको पहले 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि N 2 हो जाए। तो यहाँ पर देखो 2 से किया, तो जैसे ही 2 से किया 2N हो गए। ठीक है, धातु पे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि धातु तो अलग जगह लिखा हुआ है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N बैलेंस हो गया।
इसके बाद देखो जरा बाकी चीज़ें कितनी कितनी हुई, H यहाँ पर 2 हो गया है, ठीक है, H यहाँ पर 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पे, यानी 4 हो गया, 4H हो गया है ना, 4H हो गया। यहाँ पे H 2 है, तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ यहाँ पर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4H हो गया, H भी बैलेंस हो गया। अच्छा ऑक्सीजन की बात करें तो 2 गुणा में 3 6 ऑक्सीजन है, और ये 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन है ना, तो 3 दूनी 6 ठीक, 2 O ठीक, तो 6 और 2 8, यानी सब कुछ बैलेंस हो गया। तो मतलब इसमें आपको यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से B C और D वाला हिस्सा देखो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप देख लेना और ट्राई करना, अगर आपसे नहीं हो तब आप आंसर देखना, ठीक है। B वाला हिस्से का आंसर ये होगा, ठीक। इसी तरह से जो इसका C वाला हिस्सा है, ठीक है, C वाला जो है ये ऑलरेडी संतुलित है, ये पहले से ही संतुलित है, इसमें संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो D वाला हिस्सा है ये इस तरह से होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएगा तो ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। आप करके देखना इनको। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ठीक है, इसमें यहाँ पे शब्द समीकरण दिया गया है, इसको पहले आप ऐसे कंट्रोल करोगे फिर संतुलित करोगे, ये ऑलरेडी संतुलित हो जाएगा, ठीक है। बी वाले हिस्से का आंसर ये होगा, इनको आप देख लेना, प्रैक्टिस करना, जब नहीं होंगे तब आप आंसर देखना, है ना, पहले आप ये ABCD सारा प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह से जो इसका 8वां प्रश्न है, इसका भी उत्तर मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, A B C और D पार्ट का, तो ये आप अच्छे से देख लेना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। इसमें क्या है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दो। तो ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें से ऊष्मा निकले प्रोडक्ट के रूप में। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बिना बुझा चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लो और इसको पानी में घोल दो, तो आप देखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, क्योंकि ऊष्मा प्रोडक्ट के रूप में निकल रही है, मतलब ये एक ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो ऊष्मा को सोखे यानी ऊष्मा उसमें देनी पड़े रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है, तो एंडोथर्मिक बोलते हैं इसको। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट है, जब इसको आप ऊष्मा दोगे यानी गर्म करोगे, गर्मी इसमें से निकल नहीं रही है बल्कि आपको गर्म करना पड़ रहा है, जब आप इसको गर्म करोगे तब ये अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ठीक है, Fe2O3 SO2 और SO3। तो यहाँ पे आपको ऊष्मा देनी पड़ी यानी इसने ऊष्मा सोखी और फिर रिएक्शन हुई, तो इसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो हम बोलेंगे श्वसन को ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का उत्पादन होता है, और अभी हमने देखा था कि ऊर्जा का उत्सर्जन अगर होगा रिएक्शन में तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। श्वसन में क्या होता है, बेसिकली श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी का उपयोग हम करते हैं अपने शरीर में, ठीक है। तो देखो ये ग्लूकोज है, ठीक है, श्वसन के दौरान ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर और ऊर्जा ये बनेगा। अब क्योंकि इसमें भी ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, बन रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें कह रहा है वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, अभिकारक मिलके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन में क्या होता है, वियोजन में इसका उल्टा होता है, कोई एक अभिकारक टूट के अलग अलग उत्पाद बनाता है, ठीक है। तो देखो दोनों अपोजिट हुए ना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया में अच्छे से अगर आप लिखना है तो इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन में एक जटिल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है, इसीलिए दोनों को एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये भी होता है कि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, यानी ज़्यादातर
है ना। मोस्ट ऑफ दी संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊष्मा क्षेपी होती हैं, जबकि जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है ज़्यादातर में। तो मतलब क्या है कि ज़्यादातर वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 जो है आपके अभ्यास का, इसमें बोला गया उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जा रही है। मतलब सारी की सारी वियोजन अभिक्रियाएं होनी चाहिए, लेकिन वियोजन एक ऐसी लिखो जिसमें ऊष्मा देनी पड़ रही है, एक ऐसी लिखो जिसमें प्रकाश देना पड़ रहा है, एक ऐसी लिखो जिसमें विद्युत के द्वारा वो टूट रहा है। ठीक है। तो ऊष्मा द्वारा विघटन की प्रक्रिया क्या होगी? कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। इसको अगर आपने ऊष्मा दिया, यहाँ पे लिख लेना तीर के ऊपर ऊष्मा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो मतलब ये एक वियोजन अभिक्रिया हुई ऊष्मा के द्वारा। ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लेना ऊष्मा तीर के ऊपर। ठीक है। प्रकाश द्वारा विघटन अभिक्रिया में क्या है? AgCl है ना। तीर के ऊपर आप लिखना सूर्य का प्रकाश। ठीक है। इसको आपने प्रकाश दिया तो ये Ag और Cl2 में ब्रेक हो गया। तो यानी कि यहाँ पर भी विघटन या वियोजन अभिक्रिया हुई है, लेकिन ये प्रकाश के द्वारा हुई है। ठीक है। ऐसे ही वाटर है, इसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, यहाँ पे आप लिखोगे विद्युत, तो ये H2 और O2 में ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन विद्युत के द्वारा ऐसा हो रहा है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, इसमें कह रहा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण को लिखना है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? याद रखना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आयरन जो होता है ना, वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। अब यहाँ पे कॉपर का सल्फेट है, यानी, और ये एक्वस यानी पानी में है, यानी कि इसका जलीय लवण का विलयन है कॉपर का। ठीक है। अब जब इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो क्योंकि आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये कॉपर को लात मार के यहाँ से भगा देगा और SO4 के साथ खुद आ जाएगा। देखो FeSO4, यानी SO4 के साथ खुद आयरन आ गया और कॉपर को इसने विस्थापित कर दिया। विस्थापित करना मतलब हटा देना वहाँ से। ठीक है। तो मतलब ये एक विस्थापन अभिक्रिया हुई। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, वे द्विविस्थापन कहलाती है। मतलब इसका आयन उसके पास, उसका आयन इसके पास, दोनों ने अदला बदली करी, है ना। जैसे Na2SO4, Na के साथ SO4 था, और BaCl2, Ba के पास Cl था। तो Ba वाला Cl अगर Na के पास चला जाए तो बन जाएगा NaCl, और Na2SO4 वाला जो SO4 अगर वो Ba के पास आ जाए तो ये बन जाएगा BaSO4। मतलब इसका SO4 उसके पास, इसका Cl उसके पास, तो आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो इसका उदाहरण भी आप याद रख लेना। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें बोला गया सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखना है। तो देखो AgNO3 है, एक्वस यानी कि जलीय विलयन लिया, इसका कॉपर के साथ रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर Ag से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। तो कॉपर Ag को विस्थापित कर देगा और CuNO3 ट्वाइस बना देगा। Ag अलग हो गया। Ag अलग मतलब ये हमें अलग मिल गया। समझ में आई बात? तो इस अभिक्रिया में तांबा सिल्वर नाइट्रेट को विस्थापित करता है, जिससे कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस और ठोस सिल्वर का निर्माण होता है। ठीक। 15वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दो। तो आप अवक्षेपण अभिक्रिया, इसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है इंग्लिश में, ये वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो यौगिकों के मिलने पर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। इसी अघुलनशील यानी जो घुलता नहीं है पानी में, इसी अघुलनशील ठोस पदार्थ को अवक्षेप बोलते हैं। समझ में आ गया? इस ठोस पदार्थ को क्या बोला जाता है? अवक्षेप। जैसे NaCl और AgNO3 को रिएक्ट कराओगे तो NaNO3 क्या बनेगा? NaNO3 और AgCl बनेगा। तो ये जो AgCl है ना, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठोस रहेगा, ये पानी में नहीं घुलेगा। तो इस अभिक्रिया में जो AgCl बन रहा है ना, ये ठोस अवक्षेप है। इसी तरह से BaCl2 और Na2SO4 को रिएक्ट कराओगे तो यहाँ से BaSO4 सॉलिड फॉर्म में बनेगा और NaCl पानी में घुला रहेगा, यानी कि एक्वस फॉर्म में होगा। तो हमारा जो मेन
काम है इस अभिक्रिया में, मतलब अवक्षेप जो है वो है BaSO4, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में पानी में नहीं घुल रहा है। तो इस अभिक्रिया में BaSO4 ठोस के रूप में, ठोस अवक्षेप के रूप में बनता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। इसमें कह रहा है ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जबकि अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। जैसे C/O2, यहाँ कार्बन के पास तो ऑक्सीजन नहीं है, चिपका हुआ तो नहीं है ना, मतलब अलग अलग है वो तो खैर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे CO2 बना, कार्बन के पास ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कार्बन का उपचयन हुआ है। ऐसी कॉपर के पास देखो ऑक्सीजन तो नहीं है यहाँ पे, है ना, जब इसको O2 से रिएक्ट कराया तो देखो Cu के पास ऑक्सीजन आ गया, तो मतलब फिर से यहाँ पे कॉपर का उपचयन हुआ है। तो यानी जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या योग होगा तब वहाँ पे उपचयन होता है। और अपचयन का क्या मतलब होता है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी कि ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 के साथ रिएक्ट हुई, H2 के साथ रिएक्ट हुई, तो यहाँ से देखो O2 है ना, जबकि यहाँ पे CO बचा, यानी एक ऑक्सीजन इसका कम हो गया है, ह्रास हो गया, घाटा हो गया, कमी हो गई है, तो इसको बोलते हैं अपचयन होना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी आप देख सकते हो, ठीक है। CuO कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, देखो इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, जिसको X बोला है इन्होंने, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व का एवं उस काले रंग की यौगिक का नाम बताओ। तो आपको याद रखना है ये तत्व कॉपर है, तांबा, ठीक है। और जो काले रंग के यौगिक की बात कर रहे हैं ना, वो कॉपर का ऑक्साइड है। कॉपर को जब वायु में गर्म करोगे तो ये काले रंग का हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण। अगला प्रश्न है कि लोहे की वस्तुओं पे पेंट क्यों करते हैं, जाहिर सी बात है ताकि उस पर जंग ना लगे, है ना, ये तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो इसका आंसर। तो हम लोहे या आयरन पर रंग या फिर पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसमें जंग यानी रस्ट ना लगे, उसको रस्ट लगने से बचाया जा सके। लोहे की सतह पर जब नमी और ऑक्सीजन का संपर्क होता है तो लोहे पर जंग लगने लगता है, जिससे उसकी मजबूती कम हो जाती है, स्थायित्व खत्म हो जाता है, ठीक है। रंग लगने से, पेंट करने से या तेल या ग्रीस लगाने से उस पर एक परत बन जाती है, जिससे वातावरण की नमी और ऑक्सीजन उसमें टच नहीं हो पाते, उसमें उनको नमी और ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, और इस तरह से लोहे की उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि उस पर जंग लगने की प्रक्रिया या तो रुक जाती है या बहुत धीमी हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगला जो प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो सिंपल सी बात है, आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, चिप्स के पैकेट फूले फूले रहते हैं क्योंकि उसके अंदर गैस भरी होती है, ज़्यादातर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ताकि ऑक्सीजन निकाल के नाइट्रोजन भर देते हैं ताकि उसका ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन ना हो पाए और वो बासी ना हो, जल्दी खराब ना हो, ठीक है। तो आपको याद रखना, खाद्य पदार्थों के पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम सक्रिय है, यहाँ काम नहीं आएगा, कम आएगा, ये मात्रा हटा देना की, बहुत कम सक्रिय है और खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को यानी उपचयन को रोकती है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, इसमें है कि भाई जो यहाँ पे दो पद दिए गए हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता, इनको वर्णन करना है इनका और एक एक उदाहरण देना है। तो संक्षारण मतलब क्या, जैसे लोहे पे जंग लगना भी एक संक्षारण है, ठीक है। और अलग अलग धातुओं भी संक्षारित होती हैं, क्यों, क्योंकि जब वो नमी, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो अपने ऊपर एक परत बना लेती हैं ऑक्साइड वगैरह की, जिससे वो संक्षारित हो जाती हैं। जैसे लोहे पे जंग लगता हुआ आपने देखा होगा, वो एक संक्षारण का उदाहरण है। तो जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, इसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना। और विकृत गंधिता क्या है, जब देखा होगा आपने खाना खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, या तेल वाली चीज़ें खराब हो जाती है, बासी होती हैं, तो उनमें से बदबू आती है, एक खराब गंध आती है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। तो विकृत गंधिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वसा या तेल अपने गुणधर्म और स्वाद को खो देते हैं, जिससे उनमें खराब गंध और खराब स्वाद उत्पन्न हो जाता है। यह मुख्य रूप से ऑक्सीकरण यानी उपचयन के कारण होता है, जैसे तले हुए खाद्य पदार्थों का खराब होना, ठीक। क्लियर हो गई इतनी बात। तो देखो ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो चैप्टर था, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर, ठीक है,
अगर इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो आपको मिलेगा AK स्टडी ऐप पे, ठीक है। ये आरंभ बैच है, AK स्टडी ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। AK स्टडी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे, ठीक है, NCERT के सभी चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए हुए रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।